और आइए सबसे पहले हम कोरोना के अपडेट्स ले लेते हैं, देखते हैं भारत में कोरोना की क्या स्थिति है। तो भारत में कोरोना संक्रमण ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आज लगातार दूसरे दिन भारत में 3 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। एक दिन में संक्रमण के नए मामलों में भारत अब अमेरिका से भी आगे निकल गया है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,32,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 2,263 मरीजों की मौत भी हुई है। देश में एक्टिव केसेस बढ़ने का भी रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आया है। बीते एक दिन में 1,98,000 एक्टिव केसेस बढ़े हैं। कोरोना अब तक देश में कितना कहर बरपा चुका है यह भी जान लीजिए। अब तक 1,62,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 1,86,000 मरीजों की मौत भी हुई है। लेकिन थोड़ी राहत वाली खबर यह भी है कि अब तक 1,36,00,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, सुरक्षित हैं। फिलहाल देश में कोरोना के सक्रिय केस यानी कि एक्टिव केस टोटल 24 लाख के पार पहुंच गए हैं। इधर कोरोना को मात देने के लिए टेस्टिंग और टीकाकरण अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। बीते 24 घंटे में करीब 17.5 लाख लोगों की टेस्टिंग की गई है और 31,47,000 लोगों से को वैक्सीन भी लगा दी गई है। तो यह है कोरोना के आंकड़े और कोरोना की मौजूदा स्थिति। और देश भर में कोरोना मरीजों के बढ़ने के साथ ही जो एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है वो है अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत देश के कई शहरों में अस्पतालों में कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, तमाम अस्पतालों में सांसों का संकट नजर आ रहा है। और इस ऑक्सीजन संकट के बीच जो लोग घर पर हैं और खुदा ना खास्ता उनका किसी जानने वाले का ऑक्सीजन लेवल अगर कुछ कम लग रहा हो तो फिर क्या करें? घबराना नहीं है। आज हम आपको इसके लिए बेहद कारगर उपाय बताने जा रहे हैं जिस पर सरकार की मुहर भी लगी हुई है। और इस उपाय का नाम है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या है, यह कैसे होती है, इसके लिए बाकायदा आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर अंशुमन कुमार जुड़ चुके हैं जो कि पूरी प्रोन पोजीशन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे सर, आज के वक्त में प्रोन पोजीशन की अहमियत क्या है? कोरोना में जब इंसान को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, उनको हटा दीजिए, तो जो होम आइसोलेशन में हैं या अस्पताल में भी विदाउट ऑक्सीजन या विथ ऑक्सीजन है, उनमें प्रोन पोजीशन माना गया है कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर पहुंचाने में ये पोजीशन काफ़ी कारगर है। ये 2013 में एक स्टडी हुई थी, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसी तकलीफ, जो आम भाषा में समझ सकते हैं कि निमोनिया में स्टडी की गई थी, जिसमें प्रोन पोजीशन में अगर पेशेंट को लिटाया जाए तो ऑक्सीजनेशन बेटर होता है। अब प्रोन पोजीशन का हिंदी का मतलब आप समझें तो पेट के बल लेटना, बड़ा सीधा सा है, लेकिन उसको वैज्ञानिक तौर पे समझाने के लिए मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर आपको दिख रही है, ये नाक के रास्ते श्वास नली से हवा हमारे फेफड़े तक पहुंचती है। दोनों चेस्ट के अंदर ये फेफड़े हैं, लेफ्ट और राइट। इसी फेफड़े में ब्लड वेसल्स मतलब खून की नलियां होती हैं और ऑक्सीजन हमारे नाक के रास्ते यहाँ पर पहुँचती है। वहीं पे एक्सचेंज होता है। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं नाक के रास्ते फेफड़े तक पहुँच रहा है, उस ऑक्सीजन को ब्लड की जो नलियों में दौड़ रही हैं, उन ब्लड के रास्ते ऑक्सीजन गैस अंदर चली जाती है। इसी में नीचे का हिस्सा जो फेफड़े का आप देख रहे हैं, यहाँ पे जहाँ एक्सचेंज हो रहा है, ये कोरोना के केसेज में इस तरह से एक्सरे फाइंडिंग आती है, जिसमें अब देखिए नीचे का हिस्सा थोड़ा सफ़ेद होने लगा। वहाँ पे वेंटिलेशन मतलब जब हम सांस अंदर खींच रहे हैं तो हवा वहाँ तक नहीं पहुँचती है और वही सबसे डैमेज होने वाला एरिया होता है। और इसको साधारण तस्वीर से मैं दिखाऊं तो ये है प्रोन पोजीशन, मतलब पेट के बल लेटना, ताकि आपके फेफड़े के बिल्कुल नीचे का हिस्सा जी प्रॉपर्ली ऑक्सीजन वहां तक पहुंचे और वहां से खून। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो डॉक्टर अंशुमन बता रहे हैं कि प्रोन पोजीशन का दरअसल मतलब क्या है और इसका असर किस किस तरह से होता है। डॉक्टर साहब ने अभी शुरुआती जो हमारा ये चरण है इसमें बताया कि कैसे प्रोन पोजीशन से ऑक्सीजन का लेवल फेफड़ों में उसका संचार किस तरह से बढ़ता है और किस तरह से वो रिकवरी में मदद करता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, अब हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रोन पोजीशन के लिए करना क्या होगा? बड़ा सीधा सा है प्रोन, मतलब पेट का बल लेटना। लेकिन देखिए, ऑक्सीजन जब फेफड़े में पहुंचे, जब फेफड़े में डैमेज थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है,
तो समस्या क्या हो रही है कि फेफड़े को एक्सपेंशन की जगह अगर हम बढ़ा दें तो पीठ के बल अगर हम लेटते हैं, जैसे नॉर्मली इंसान सोता है, तो फेफड़े को एक्सपैंड करने की, फूलने की क्षमता कम हो जाती है। तो पेट का बल लेटना है, एट द सेम टाइम जो फेफड़े के नीचे डायफ्राम होता है उसको नीचे मूव करने की जगह चाहिए। तो इसको अगर मैं इस टेबल पे, क्योंकि मैं क्लिनिक सेटअप पे हूँ, आपके घर में किसी भी बेड पे आप जब लेट रहे हो, सिंपल क्या करना है, एक कुशन या पिल्लो आगे रखना है जिस पे आपका हेड रेस्ट कर सके, और एक ऐसे रखना है जिस पे आपका पाँव रेस्ट कर सके और पेट भी आपका कंफर्टेबली मूव करे। जैसे मैं लेट के आपको दिखाता हूँ, इस चीज को कहते हैं हम प्रोन पोजीशन। इसके सहारे आप लेट गए, इस पिलो को आप यहां लगा लें और इस तरह से, मतलब आप कंफर्टेबली, आपका हेड रेस्ट कर रहा है, पीछे का हिस्सा, चेस्ट के पीछे का हिस्सा बिल्कुल एक्सपोज्ड है, खुला हुआ है, और वहां पे ऑक्सीजनेशन हो रहा है। एक लेग आपका जिस तरफ से लेटना है, मान लीजिए बायां पैर आपका ऊपर है तो उसके नीचे पिलो लगा लिया ताकि पेट पूरी तरह फूल सके, और गहरी सांस आप जब लें तो बिल्कुल फेफड़े का नीचे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा यहां तक भी ऑक्सीजन पहुंचे और वहां से ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके लेके चला जाए। ये बिल्कुल साधारण तरीका है। सर, जब हम लेटते हैं सर, इस पोजीशन में जब हम लेटते हैं तो उस समय हमें अपनी सांसों को किस तरह से आगे, मतलब सांसें क्या गहरी लेनी है, तेज लेनी है, धीमे धीमे लेनी है, किस तरह से सांस लेनी है उस वक्त? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि लंग का जो लोएस्ट स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं एल्वियोलस। उस एल्वियोलस तक गैस को पहुंचाना, तो आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करना है। जल्दबाजी में सांस नहीं लेनी है, डीप ब्रीदिंग करना है, आराम से सांस छोड़नी है, मतलब हेजिटेंट नहीं करना है। जैसे गहरी सांस अपने अंदर उतारी, फेफड़े को फूलने दें और आराम से छोड़ें। इसमें क्या होगा, खांसी भी नहीं आएगी और फेफड़े का एक्सपेंशन भी प्रॉपर होगा। ओके, और सर कितनी देर तक इस पोजीशन में रहना है? जी, स्टडी जो बताती है वो कहता है कि अगर 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे इंसान इस पोजीशन में लेटे तो उस इंसान का ऑक्सीजनेशन बेहतर होता है। लेकिन है क्या, इस पोजीशन पर नॉर्मली लेटने की आदत नहीं होती है। जब इंसान बच्चा होता है, छोटा, पेट केवल काफ़ी लेटा करता है, क्योंकि उसके बाद फिर क्रॉलिंग होती है, स्टेप है डेवलपमेंट का, तो पेट केवल आराम से लेटता है। नॉर्मली आधे से 1 घंटे आप कंफर्टेबली एक बार में लेट सकते हैं, फिर पोजीशन चेंज करें, उसको लैटरल पोजीशन, मतलब करवट लेना, करवट में रहें, उसमें भी एक्सपेंशन आपका अच्छा खासा हो जाता है। फिर दूसरे करवट लें। सुपाइन हम लोग मना करते हैं, मतलब सीधा पीठ के बल लेटना मना करते हैं। उस समय आप हेड एंड को, अपने बिस्तर के सिरहाने को थोड़ा ऊपर कर लें और अपराइट पोजीशन में बैठें ताकि फिर से आपका वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और फिर गैप लेने के बाद फिर से आप पेट के बल लेट जाएं। मतलब 8 से 10 घंटे में ऑक्सीजनेशन बेहतर है, लेकिन अगर जितना अधिक समय आप लेटें उतना ऑक्सीजन बेहतर है। इसीलिए इसको कोविड पोजीशन भी अब कहने लगे हैं, प्रोन पोजीशन को, क्योंकि कोविड में काफ़ी रिकवरी देखी गई प्रोन पोजीशन में लेटे हुए मरीजों में। सर, एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए अगर आप प्रोन पोजीशन को दोहरा दें, और साथ ही साथ मैं आपसे सवाल भी पूछते रहूंगा जी। और सवाल मेरा ये होगा, आप पोजीशन में जरूर आइए, साथ ही साथ मेरा सवाल ये होगा कि इसको दिन में कितनी बार रिपीट करना है? प्रोन पोजीशन बिल्कुल एक साधारण सा पोजीशन है। आप अपने बिस्तर पे जितना कंफर्टेबल आप अपने पोजीशन को कर सकते हैं उतना कंफर्टेबल करके इस तरह से आप लेट गए। अपने हाथ को साइड में रख सकते हैं, अपने हाथ को नीचे रखते हैं। बेसिक ये है कि आपका फेफड़ा फूलते रहे, पेट के ऊपर कोई प्रेशर ना हो जिसमें पिलो आपका सहारा देगा पाँव को, और इस तरह से इस करवट पे प्रोन में लेटा, फिर आप एक करवट लेट सकते हैं इस तरह से, फिर दूसरे करवट लेट सकते हैं। इस तरह से जब लंग एक्सपेंशन होता रहेगा तो बेहतर रहेगा। जैसा मैंने बताया, एक बार प्रोन पोजीशन में आधे से 1 घंटे आप कंफर्टेबली लेटेंगे। रिकमेंडेशन है 2 घंटे तक आप प्रोन पोजीशन में लेटें, फिर अपनी पोजीशन चेंज कर लें, लैटरल लेट जाएं, मतलब एक करवट, फिर दूसरे करवट, फिर सुपाइन, मतलब बैठ के रहें थोड़ा सा। बिल्कुल फ्लैट लेटना हम लोग रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये करते करते अगर जितनी देर आप जगे हैं, एटलीस्ट उतनी देर में मैक्सिमम टाइम आप प्रोन पोजीशन में रहें, यही रिकमेंडेशन है। और सर, हमने देखा है कि ऑक्सीजन लेवल कुछ लोगों का 94 या उससे नीचे आ जाता है तो वो घबराने लगते हैं और फिर बेड की मारामारी और उस पैनिक में बहुत ज़्यादा लोग तनाव में आ जाते हैं। प्रोन पोजीशन से 94 या 93 का ऑक्सीजन लेवल कितना सुधर सकता है? जी, डोवल साहब, आपने बहुत
बहुत अच्छा सवाल पूछा। एग्जैक्टली यही फिगर है। 94-95 पे पैनिक बटन दब जाता है और लोग घबरा के फ़ोन करने लगते हैं कि डॉक्टर साहब ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। सबसे पहले उनसे कहना चाहूँगा, पैनिक ना करें। हो सकता है एक्चुअल 94 सैचुरेशन ना हो, किसी वजह से सैचुरेशन कम हो। अभी सबके घर में इस तरह का पल्स ऑक्सीमीटर आपने देखा ही सबके पास है। फिंगर पे लगा के टेस्टिंग करें। टेस्टिंग करने में 2-3 समस्याएं होती हैं। अगर पसीना ज़्यादा आया हो या किसी वजह से बीपी कम हो रहा हो आपका, और उस समय अगर सैचुरेशन आप नापेंगे तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आएगा। अगर वाकई ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रहा है तो 2-3 चीज़ें ध्यान दें कि महिलाओं खास करके नेल पेंट या नेल पॉलिश हो उसको रिमूव करें। हाथ को थोड़ा सा रगड़ ले, फिंगर टिप को वार्म हो जाए, गर्म होने के बाद दोबारा आप सैचुरेशन चेक करें। अगर फिर भी लगता है कि 94 है, फिर भी पैनिक ना करें। प्रोन पोजीशन में जैसे आप लेटेंगे, वेंटिलेट करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे तो ये 2 से 3 मिलीमीटर मरकरी ऑक्सीजनेशन बढ़ जाएगा आपका, और कंफर्टेबली आप 97, 96, 98 तक पहुंचा सकते हैं। ओके। और सर अब क्या हो अगर कि सिर्फ लेटे लेटे ही 97, 98 तक आ रहा है और जब आदमी वापस खड़ा हो रहा है तो वापस उसका अगर ऑक्सीजन लेवल नीचे आ जा रहा है, तो क्या घबराने की आवश्यकता है? फिर से प्रोन पोजीशन पे आ जाना है या डॉक्टर से संपर्क करना है? या कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की सस्टेनेबिलिटी कितनी होती है बढ़ी हुई ऑक्सीजन की? जी, ये सस्टेनेबिलिटी काफ़ी होती है। इसकी 2 वजह है। एक तो फेफड़े के निचले हिस्से में ऑक्सीजनेशन बढ़ गया। दूसरा, जो निमोनिया या डैमेज हो रहा है कोविड के कारण फेफड़े में, उसमें फ्लूइड जमा होता है जिसको निमोनाइटिस फ्लूइड, जो बाद में हाइपोस्टैटिक निमोनिया में भी कन्वर्ट होता है। ये फ्लूइड ड्रेन आउट होने लगता है, मतलब ग्रेविटी से आगे एयरवे की तरफ आता है, फिर हम खांसी करते हैं, बलगम में निकल जाता है, तो एयरवे भी आपका क्लियर होता है। तो ये सस्टेनेबल होता है। अगर अधिकतम टाइम प्रोन पोजीशन में लेटें, स्टीम इनहेलेशन लें ताकि जो भी बलगम बन रहा हो अंदर ये निकलता जाए, तो ये काफ़ी कारगर उपाय है। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 2013 में ही रिसर्च ये पब्लिश हुआ था, जब ARDS के केस में हुआ था। तो उस कंडीशन में ये सस्टेनेबल होगा। फिर आप मूव करें, वॉक करें, और एक्सट्रीनियस एक्सरसाइज, मतलब ज़्यादा थकान वाली एक्सरसाइज करने को नेचुरली हम मना करते हैं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उसमें बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन ऑलरेडी आपका कम है, इसलिए एक्सट्रीनियस एक्सरसाइज ना करें, आराम से मूव करें, उसमें फिर ऑक्सीजनेशन आपका मेंटेन रहेगा। ओके सर, एक आखिरी सवाल प्रोन पोजीशन से जुड़ा हुआ मेरा ये कि तकिया, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तकिया अगर ज्यादा ऊंचा कर दिया तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तकिया का लेवल क्या होना चाहिए? एक सिंगल तकिया, 2 तकिया, कितने तकिया का इस्तेमाल करें? जी बिल्कुल एक तकिए का इस्तेमाल आप हेड एंड के नीचे करें, मतलब इस जगह पे जहां पे कंफर्टेबली आप सर को रख सकें। अगर मोटा तकिया है, इस मोटाई का हो, तो एक तकिया जिस पे आपका पाँव, जो पाँव ऊपर आप रख रहे हैं, घुटना इस तरह सपोर्ट कर ले ताकि पेट को एक्सपेंशन का स्पेस मिले, इसको जगह मिल जाए, एक्सपेंशन हो जाए। अगर तकिया पतला हो तो आप 2 तकिए का इस्तेमाल पाँव के नीचे रखने के लिए कर सकते हैं। बेसिक एम ये है कि चेस्ट एरिया और एब्डोमेन के एरिया को जितना फ्रीली मूव करने दें, ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन उतना अच्छा होगा। सारा खेल वेंटिलेशन परफ्यूजन का है। वेंटिलेशन मतलब हवा का अंदर जाना, परफ्यूजन मतलब ब्लड उस ऑक्सीजन को कैरी करके शरीर तक पहुंचा दे, और ये 2 से 3 दिन में अच्छी खासी रिकवरी होने लगती है। चलिए सर, तो ये है प्रोन पोजीशन की तमाम वो बातें जो हर किसी को जानना जरूरी हैं, जो घर पर आइसोलेशन में है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर जाता है, जिनका ऑक्सीजन पैनिक की स्थिति में आ जाते हैं, उनके लिए ये कारगर उपाय है। और तमाम रिसर्चर्स, तमाम साइंटिस्ट, तमाम चिकित्सा कर्मियों ने इस पोजीशन पर मोहर लगाई है, और साथ ही साथ प्रोनिंग को कारगर और एक रिकमेंडेड तरीका भारत सरकार की ओर से भी जारी किया गया है। इस पर बाकायदा आज एडवाइजरी भी आई है। तो इसलिए प्रोन पोजीशन बहुत ही कारगर है। बिना पैनिक किए हुए आप घर में अपना ऑक्सीजन लेवल इससे मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ बने हुई हैं। अब हम जरा एक और चीज पर बहस कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, डॉक्टर साहब की राय जान लेते हैं। वो है मास्किंग पर। कोरोना के डबल और ट्रिपल म्यूटेशन वाले वायरस से बचने के लिए हर कोई ये कह रहा है कि आप डबल मास्क पहनिए, डबल मास्क पहनकर बाहर निकलिए। बाजार जाना पड़ रहा है तो पहले तो मत निकलिए घर से बाहर, लेकिन अगर जरूरी है तो आप डबल मास्क पहन के निकलिए। अब कुछ लोग डबल मास्क पहन तो रहे हैं, लेकिन डबल मास्क पहनना कैसे है ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन है। तो लाइव डेमो के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब तो बने हुए हैं ही। आपने प्रोन पोजीशन के बारे में समझ लिया, अब समझ लेते हैं कि मास्क, डबल मास्किंग के तरीके क्या क्या हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू।
डबल मास्क पहले तो कितना इफेक्टिव है ये बताइए, उसके बाद फिर हम कैसे कैसे पहनना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर बात करेंगे। 1 साल से ऊपर हो गया कोविड-19 को आए हुए, और अब रिसर्च के बाद सीडीसी जो अमेरिका में एक बॉडी है इन्फेक्शियस डिजीज की, उसने गाइडलाइन भी जारी किया कि सिंगल मास्क की तुलना में डबल मास्क ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। बड़े कॉमन लॉजिक है इसका कि 2 या 3 लेयर का मास्क आप जो पहन रहे हैं और उससे जितना फिल्ट्रेट होकर वायरस जाने की पॉसिबिलिटी होगी, अगर उसको डबल कर देते हैं तो ये वायरस पेनिट्रेशन अंदर पहुंचने की संभावना कम हो जाएगी। डबल मास्क इफेक्टिव है, रिकमेंडेड है सीडीसी से, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पहले तो एप्रोप्रिएट मास्क पहनना जरूरी है। दूसरा क्लॉथ मास्क। क्लॉथ मास्क देखिए आइडियली रिकमेंडेड नहीं था जब कोविड-19 हुआ था, लेकिन उसके बाद शॉर्ट सप्लाई इतना ज़्यादा हो गया मास्क का कि क्लॉथ मास्क रिकमेंड किया जा रहा है। अब मेडिकल डॉक्टर भी, एक्सपर्ट भी रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर के लिए रिकमेंडेड नहीं है। कॉमन पब्लिक, बहुत खास भीड़ भाड़ वाली जगह हम नहीं जा रहे हैं। क्लॉथ मास्क कम से कम 2 या 3 लेयर का होना चाहिए। सिंपल किसी भी पतले कपड़े का ना बनाएं, नीटली बहुत टाइटली विवन फैब्रिक का हो और कम से कम 2 लेयर या प्रेफरेबली 3 लेयर ये हो और इसका लूप हो। जब आप लगा रहे हैं इसको तो लूप या जैसा भी आपने सिस्टम रखा है, इसको लगाने के बाद ये पूरी तरह से देखिए, आप नाक के ऊपर से टाइटली कवर किया, मुंह के हिस्से को कवर किया और ठुड्डी के नीचे तक ये कवर कर रहा है। इस तरह से टाइटली आपका मास्क होना चाहिए, क्लॉथ मास्क अगर आप पहन रहे हैं। और डबल मास्क करना है तो प्रेफरेबली क्लॉथ मास्क अंदर पहने और ऊपर से सर्जिकल मास्क या N95 जो भी आपके पास उपलब्ध है, हालांकि N95 में डबल करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर से आप लगाएं। दूसरे मास्क को भी उसी सावधानी के साथ पूरी तरह क्लिप को दबाएं और चारों तरफ से इंसर्कल कर लें, ताकि ड्रॉपलेट्स या एयरबॉर्न, अब तो स्टडी भी आ गई कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न भी स्प्रेड हो रहा है, इसके कवर कर दें। उतारने समय पहले हैंड वॉश करें। हैंड वॉश करने के बाद ऊपर का जो सर्जिकल मास्क है उसको रिकमेंडेड टेक्निक से डिस्कार्ड करना है। उसके बाद अपना क्लॉथ मास्क उतारें और इसको क्लीन कर लें जैसे नॉर्मल कपड़े धोते हैं, और इसको फिर स्टीम प्रेस करके रख लें। N95 मास्क विदाउट वाल्व रिकमेंडेड है आपके लिए, लेकिन इस कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, इसलिए इसमें आप N95 ले सकते हैं। इसमें रीयूज करने के लिए कई लोग सवाल पूछते हैं। नंबर 1, N95 को मास्क को कभी वॉश नहीं करना, धोना नहीं है। दूसरा, अगर आप रीयूज करना चाहते हैं क्योंकि शॉर्ट सप्लाई है N95 या किसी कारण से, तो आप क्लीन पेपर बैग में N95 मास्क को रख दें और 72 घंटे बाद रीयूज करें। ये रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं। अदरवाइज ये भी मास्क जो N95 है इसकी लाइफ 8 घंटे की, 8 घंटे बाद ये मास्क दोबारा इस्तेमाल के लिए नहीं होता है। ओके। और सर कुछ लोग सर्जिकल मास्क प्लस N95 ये दोनों इस्तेमाल करते हैं बिना क्लॉथ मास्क के, वो कितना इफेक्टिव है? जी ज़्यादा इफेक्टिव है। N95 पार्टिकुलेट मैटर 0.3 माइक्रोन को फिल्टर करता है, तो मतलब 5% पॉसिबिलिटी और रहेगी। एक दूसरा मास्क आता है N99, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, K99 के नाम से आता है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। उसके ऊपर फिर सर्जिकल मास्क अगर लगाते हैं तो सर्जिकल मास्क आपने कवर किया, ये आपके N95 के मास्क एक तो उसकी क्षमता, फिल्ट्रेशन पावर बढ़ा दिया, दूसरा उसकी लाइफ बढ़ा रहा है कि N95 पे डायरेक्ट फोमाइट्स, ड्रॉपलेट जो गिर सकता था वो नहीं गिरा, आपके सर्जिकल मास्क पे गिरा, और इस मास्क को आपने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि ये बहुत सस्ता 1.5-2 रुपये का मास्क होता है, इसको आपने डिस्कार्ड कर दिया और N95 को आप प्रिजर्व कर लें पेपर बैग में और दोबारा इस्तेमाल कर लें। लेकिन जब N95 बहुत क्लिप या कोई भी चीज़ सरफेस उसका मुड़ने लगे या गंदा दिखने लगे तो आप डिस्कार्ड कर दें, समझ लें उसकी लाइफ हो गई पूरी। अब एक सर मेरा कंफ्यूजन ये है, जो मेरा पर्सनल कंफ्यूजन आई एम श्योर बहुत लोगों का होगा, कि जो डिस्पोजेबल मास्क यानी कि सर्जिकल मास्क है उसको अंदर रखना है या उसको बाहर रखना है? डिस्पोजेबल मास्क जो सर्जिकल मास्क है उसको हर समय बाहर की तरफ रखना है। उसका पर्पस क्या है? N95 की लाइफ इससे ज़्यादा है, इस मास्क को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। एयरबॉर्न से आपको N95 भी बचा रहा है, ये भी बचा रहा है, लेकिन जो सामने कोई व्यक्ति अगर संक्रमित है और बात कर रहा है, उसका ड्रॉपलेट्स आएगा तो इस पर अगर गिरे तो ये आप डिस्कार्ड कर दें। N95 अब जब पहने हुए हैं आप, N95 आपका प्रोटेक्टेड रह गया, तो इसको डिस्कार्ड करना आपके लिए सस्ता है, आसान है, इसलिए N95 बाहर की तरफ पहने, सर्जिकल मास्क बाहर की तरफ पहने, N95 अंदर की तरफ पहने।
ओके सर, और सर ये भी रिकमेंड किया जा रहा है कि जो मास्क को जो होल्ड करने, जो आपके कान से जो होल्ड करता है, वो अगर ढीला लग रहा है तो उस पर एक गांठ मार के उसको टाइट कर लें। क्या ये सही होगा जितना टाइट रहेगा मास्क? बिल्कुल जी। मेन पर्पस ये है, ये जो एरिया है आपका, यही डेंजर जोन ऑफ एंट्री है, यहीं से वायरस इन कर रहा है आपके नाक या मुंह से। अगर कान पे बांधने वाला लूप या सर के ऊपर कुछ में स्ट्रिंग या लूप आता है, ये अगर लूज है तो इस जगह से एयर आप अंदर ले लेंगे, मतलब विदाउट फिल्टर, बिना फिल्टर के एयर आपके अंदर जा रहा है, उसमें रिस्क रहेगा। तो उसको गांठ बांध के टाइट कर दें, या आपको लगता है कि मास्क पुराना हो गया तो मास्क चेंज कर लें। ओके सर, अब एक मेरा आखिरी सवाल, होम आइसोलेशन में जो लोग हैं और जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप रिकमेंड करना चाहें 2-3 चीजें या वो मेडिसिन जो हमेशा आप साथ में रख सकते हैं, सेफ है कंज्यूम करना, और बिना पैनिक के जिन दवाइयों का इस्तेमाल करके हम रिकवरी थोड़ी फास्ट कर सकते हैं, वो दवाएं, वो इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए होम आइसोलेशन में सर? जी, होम आइसोलेशन में इक्विपमेंट्स मैं बता देता हूं। थर्मोमीटर रखना है, पल्स ऑक्सीमीटर रखना है, और होम आइसोलेशन वालों के लिए एवरी 4 आवर 4 घंटे पे अपना टेम्परेचर लें। पल्स रेट इसमें पल्स ऑक्सीमीटर में आ जाएगा, पल्स रेट लिखें, और SpO2 मतलब सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन शरीर में कितना चल रहा है ये लिखें। 4 घंटे की चार्टिंग 4-4 घंटे पे बनाएं। जब सो रहे हैं उस समय कोई जरूरी नहीं है कि चार्टिंग आप 4 घंटे पे करें, 6 घंटे 8 घंटे में कंफर्टेबली आप रहें। बेसिक चार्ट बनाने का पर्पस क्या है कि ट्रेंड दिखाता है कि पल्स रेट आपकी अगर सेटल हो रही है और SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ रहा है, मतलब आपकी रिकवरी की तरफ आप मूव कर रहे हैं। टेम्परेचर डाउन हो रहा है, फीवर आना बंद हो गया 2 से 3 दिनों के बाद, मतलब आप रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये चार्ट आपका रिकवरी चार्ट दिखाएगा। इतनी चीजें हो गई। दूसरा, फीवर आने में, बुखार आने में इनसेंसिबल वाटर लॉस, हमें पता नहीं चलता है और पसीने आते रहते हैं, वाटर लॉस होता रहता है। अपने को पूरी तरह हाइड्रेट करके रखें। हाइड्रेशन में आप जिस फॉर्म में पानी लेना चाहें, ग्लूकोज वाटर लेना चाहें, सूप लेना चाहें, जूस लेना, मतलब शरीर को पानी और इलेक्ट्रोलाइट जिसमें सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम तीनों की मात्रा पहुंच जाए, ये लें। पैनिक ना करें किसी भी कंडीशन में। अकेले आप रहेंगे आइसोलेशन में, आमतौर पे लोग पैनिक करने लगते हैं, क्या हो जाएगा, इस तरह के बिल्कुल मनोभाव से ना गुजरें। मैक्सिमम केसेज ठीक होते हैं, और जिनकी जीवन शैली अच्छी है, जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, उनको कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए पैनिक ना करें। जितना हो सके किसी न किसी डॉक्टर के संपर्क में, हर लोग डॉक्टर को जानते हैं, आप उनसे, क्लिनिशियन से जरूर संपर्क में रहें। रिकमेंडेड मेडिसिन फीवर के लिए सिर्फ पैरासिटामॉल है, दूसरी कोई मेडिसिन ना लें, उसका साइड इफेक्ट देखा गया है, इसलिए पैरासिटामॉल फीवर के लिए है। और क्लिनिशियन के संपर्क में रहें, जो आपकी हालत के हिसाब से सजेस्ट करें उस मेडिसिन को लें। बेवजह गूगल पे सर्च करके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के बेवजह की मेडिसिन ना लें, आपको साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इतनी आसान भाषा में इस डेमो को देने के लिए। आई एम श्योर आपका और हमारा ये जो वार्तालाप है, ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कुछ राहत लाएगा, कुछ उम्मीद लाएगा, और मुझे लगता है कि बहुत सारी हेल्प आज के इस शो से हमारे लोगों को मिली होंगी, जो पैनिक में हैं, जो संकट के बीच में थोड़ा सा तनाव में भी हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर आने के लिए और वक्त निकालने के लिए। चलिए, तो होम आइसोलेशन में क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे रहना है, ऑक्सीजन लेवल हो या मास्किंग की बात हो, सब हमने आपको बता दी। एक और आपके काम की खबर, अगर आपका कोई अपना कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जाती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को आपको कैशलेस इलाज मुहैया कराना ही होगा। याद रखिए, बाकायदा इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई ने इंश्योरेंस कंपनियों को कैशलेस क्लेम देने के लिए कड़े निर्देश दे दिए हैं। क्या हैं ये निर्देश, क्यों ये निर्देश देने पड़े हैं एडाई को, और इसके अलावा कौन कौन सी दिक्कतें बीमा को लेने में, हॉस्पिटल में जाने के बाद एक आम इंसान को आती हैं, ये रिपोर्ट देखिए। कोविड के दावे नकार नहीं पाएंगी कंपनियां। कैशलेस क्लेम न देने पर होगा कड़ा एक्शन। बीमा कंपनियों पर सख्ती, अस्पतालों पर कब? अस्पताल मरीज पर बना रहे तुरंत कैश का दबाव।
जी हाँ, इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जबरदस्त एक्शन में है और इसके पीछे वजह है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर कोविड-19 के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की थी। वित्त मंत्री ने एडाई चेयरमैन एस.सी. खूंटिया से इस तरह के सभी मामलों का संज्ञान लेने और तत्काल कार्रवाई करने को कहा था और इसके बाद एडाई एक्शन में है। एडाई के आदेश के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क से जुड़े हॉस्पिटल में कोविड-19 के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट देना जरूरी होगा। टीपीए या इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी शर्तों के मुताबिक कैशलेस क्लेम जरूर देंगी। कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिलने पर पॉलिसी होल्डर्स को एडाई में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होगा। एडाई ने साफ कहा है कि कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिलने की शिकायतों पर वो तुरंत संज्ञान लेगा। ये खबर एक आम आदमी के लिए वाकई में बेहद राहत देने वाली है, लेकिन कोविड काल में आम आदमी बीमा कंपनियों के सिर्फ क्लेम रिजेक्ट करने की मनमानी से ही परेशान नहीं है, बल्कि जो क्लेम मिल भी रहा है वो भी पूरा नहीं मिल रहा। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल में बीमा कंपनियों के पास 15,000 करोड़ के क्लेम आए, लेकिन निपटारा हुआ सिर्फ 8,642 करोड़ रुपए का। यानी औसतन अगर इलाज में 1.5 लाख का खर्चा आया तो बीमा कंपनियां सिर्फ 90,000 ही दे रही हैं, क्योंकि बीमा कंपनियों ने इस पर कैपिंग कर दी है और बाकी पैसा मरीज को जेब से भरना पड़ रहा है। ये रही बात बीमा कंपनियों की। अब आते हैं अस्पतालों की मनमानी पर। जी बिजनेस की पड़ताल में एक और खुलासा ये हुआ है कि अस्पताल मरीजों पर बीमा का नहीं बल्कि कैश में पेमेंट का दबाव बना रहे हैं। दरअसल हॉस्पिटल मरीज से तुरंत पैसा चाहते हैं। लो इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट का इंतजार नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें 20 से 25 दिन लग जाते हैं। अस्पतालों में इतनी मारामारी है कि मुश्किल में फंसे मरीज इलाज के लिए मुंह मांगी रकम तुरंत देने को तैयार हो जाते हैं। और हॉस्पिटल इंडस्ट्री में कोई रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं है एडाई की तरह, इसलिए अस्पताल मनमानी करने लगते हैं। इसी बीच अस्पतालों ने कोरोना का इलाज और क्लेम महंगा कर आम आदमी की कमर तोड़ दी है और इसके पीछे अस्पतालों और बीमा कंपनियों की अपनी अपनी दलीलें हैं। अस्पताल कहते हैं कि कोविड की पूरी प्रक्रिया में बढ़ोतरी हुई है, मरीज को बेहतर सर्विस और सुविधाएं देने से खर्च बढ़ा है। साथ ही कोविड ट्रीटमेंट में पीपीई किट समेत दूसरे उपकरणों के इस्तेमाल से कुल क्लेम में बढ़ोतरी हो गई है। वहीं इंश्योरेंस कंपनियां सारा दोष अस्पतालों पर मढ़ रही हैं। उनका कहना है कि हॉस्पिटल्स में ओवरचार्जिंग से कुल क्लेम में बढ़ोतरी हुई है। वो इलाज शेयरिंग रूम में कर रही हैं, लेकिन बिलिंग में स्पेशल रूम का बिल जोड़ रही हैं। कंपनियों का ये भी कहना है कि कोविड-19 की शिकायतों की फिजिकल जांच मुमकिन नहीं है, इसलिए कैशलेस क्लेम में इस तरह की परेशानियां आ रही हैं। कुल मिलाकर आम आदमी बीमा कंपनियों और अस्पताल की मनमानी की चक्की में बुरी तरह से पिस गया है। कोरोना काल में जान बचाना मजबूरी है, लिहाजा लोग खुलकर बोलने से भी कतरा रहे हैं, लेकिन आम आदमी बुरी तरह से संकट में है, ये सच्चाई है। इसलिए सरकार को बीमा कंपनियों पर सख्ती के साथ साथ अस्पतालों की मनमानी पर भी लगाम लगाने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। अनुराग शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल यह है कि कोरोना कब तक इसी तरह से विकराल रूप दिखाता रहेगा, थमेगा कब, पीक कब आएगा? इसके लिए बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं। हर कोई ये कह रहा है कि मई के मध्य में देश में कोरोना का पीक बने, उसके बाद मामले धीरे धीरे सेटल डाउन होने लग जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ रहा है, वैक्सीनेशन कब तक सब लोगों को मिल जाएगा? इसके लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट एसबीआई की तरफ से आई है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट पर यह विस्तृत रिपोर्ट देखिए, सारा मामला समझ जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर देश पर कहर बनकर टूट रही है। लगातार 3 दिन से रोजाना 3 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अभी कुछ और हफ्ते ऐसे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। एसबीआई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई के तीसरे हफ्ते तक देश में कोरोना का पीक बन सकता है। रिपोर्ट कहती है कि अनुमानित पीक समय 15 फरवरी से शुरू होकर 96 दिन तक चल सकता है। इसके हिसाब से मई के तीसरे हफ्ते में ये पीक पर होगा। अब महाराष्ट्र में नए मामले स्थिर होने लगे हैं, लेकिन मौजूदा लहर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों का नए कोरोना मामलों में हिस्सा बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ये राज्य भी कड़े एक्शन के जरिए कोरोना को कंट्रोल कर लेते हैं तो महाराष्ट्र के पीक के 2 हफ्तों के भीतर यहाँ भी पीक बन जाएगा। रिपोर्ट कहती है कि भारत में फरवरी के मध्य तक रिकवरी रेट बढ़कर 97% से ज्यादा हो गया था, लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट शुरू हुई और फिलहाल ये 85% के आसपास है। रिकवरी रेट के आंकड़ों के आधार पर भी
मई में पीक होने की संभावना जाहिर की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार पहली लहर को नियंत्रित करने में देश ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन जिस तरह से दूसरे देशों ने दूसरी लहर का भी मुकाबला काफी डटकर किया, भारत इसमें थोड़ा पिछड़ गया। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि बीमारियों की दूसरी लहर पहली लहर की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है। 1918 में आए स्पेनिश फ्लू में बाद में पता चला कि उसकी दूसरी लहरों में ज्यादा मौतें हुई। इसलिए बड़ी संख्या में मौत को रोकने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी होगा। संक्रमण और टीकाकरण अनुपात से पता चलता है कि भारत ने इस साल इसमें तेजी से सुधार किया, लेकिन ये अभी भी इजराइल, चिली और ब्रिटेन से नीचे है। रिपोर्ट कहती है कि टीकाकरण के मामले में राज्यों के प्रदर्शन में भी काफी असमानता है। रिपोर्ट कहती है कि इस साल दिसंबर तक कुल 113 करोड़ खुराकें दी जा सकती हैं। इसमें 15% आबादी को पूरी तरह से टीका लग जाएगा और 84% जनता अपना पहला शॉट प्राप्त कर चुकी होगी। दूसरे देशों के अनुभव से पता चलता है कि जनसंख्या के 15% को दूसरी खुराक प्राप्त करने के बाद संक्रमण में रुकावट आ जाती है। रिपोर्ट कहती है कि वैक्सीनेशन की वजह से कई राज्यों के हेल्थ खर्च पर भी काफी ज्यादा बोझ बढ़ने वाला है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। यूपी को करीब 32,000 करोड़ का खर्च आएगा, जबकि महाराष्ट्र को 26,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। एसबीआई की ये रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि पूरे देश को वैक्सीन लगाने में आया खर्च देश की जीडीपी का करीब 0.1% हो सकता है, जबकि कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन का अगर निर्णय लिया तो ये नुकसान काफी ज्यादा होगा। देश के कई हिस्सों में लगे आंशिक लॉकडाउन के चलते अब तक जीडीपी को 0.7% का नुकसान हो चुका है। हालांकि इसके बावजूद जीडीपी में 10.4% ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार का अनुमान दुनिया की बड़ी एजेंसियों ने भी लगाया है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि कोरोना की इस दूसरी लहर को लॉकडाउन के जरिए नहीं रोका जा सकता। इसे रोकने का एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के नासिक में एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गैस लीक होने से कई लोगों की मौत होने के बाद गुरुवार को अब विरार के एक हॉस्पिटल के आईसीयू में एसी फट जाने के कारण 14 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। संकट काल में ऐसी खबर से किसी का भी दिल दहल जाए, लेकिन अस्पताल में अग्निकांड पर महाराष्ट्र के मंत्री का संवेदनहीन बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोल रहे हैं कि ये कोई नेशनल न्यूज नहीं है। विरार के इस अस्पताल के बाहर हंगामा कर रहे ये वो परिवार वाले हैं जिन्होंने अपने मरीजों को जान बचाने के लिए अस्पताल में भर्ती किया था, लेकिन आग ने उनकी जिंदगी खत्म कर दी। ये सारे मरीज आईसीयू में भर्ती थे और उसका एसी फट जाने के कारण मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पहले 13 लोगों की मौत हुई, जबकि एक शख्स की मौत इलाज के दौरान हो गई। हॉस्पिटल में जब आग लगी उस वक्त आईसीयू में 17 मरीजों का इलाज चल रहा था। बाकी बचे मरीजों को जैसे तैसे बाहर निकालकर दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया। परिवार वालों का आरोप है कि घटना के वक्त स्टाफ कम था, इस वजह से हादसा बड़ा हुआ। जबकि हॉस्पिटल के सीईओ इस बात को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि हॉस्पिटल में पर्याप्त स्टाफ था। हॉस्पिटल में अराउंड 90 पेशेंट्स थे। कितने डेथ हुई है? 13 डेथ आईसीयू में। फायर ओनली आईसीयू में था और जैसे फायर ब्रिगेड आके उसको एक्सटिंग्विश फायर किया। इस घटना के बाद हॉस्पिटल में फायर ऑडिट न होने की बात भी सामने आ रही है और जैसा कि हमेशा होता ही है, मौके पर राज्य के कैबिनेट मंत्री पहुंचे, मामले की जांच कराने और कड़ी कार्रवाई की बात भी हुई। मरने वालों के परिवारों को 5 लाख सहायता राशि देने की बात भी हुई, लेकिन उसी सरकार में शामिल और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का 14 लोगों की मौत पर यह कहना है कि ये कोई नेशनल न्यूज नहीं है। बीजेपी अब सरकार पर निशाना साध रही है। 13 लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसकी तो जांच होगी, चौकसी होगी, जिसके ऊपर जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जी से मैंने अभी बात की है, उन्होंने भी वैसे स्पष्ट सूचना आदेश दिए हुए हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 100% अबाउट ऑक्सीजन वी विल बी स्पीकिंग। हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, हम रेमडेसिविर के बारे में बात करेंगे। ये घटना जो घटी है उसके बारे में नेशनल न्यूज़ नहीं है ये, लेकिन हम हमारी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। विरार में जो आज घटना घटी, फिर एक बार हॉस्पिटलों की परिस्थिति सामने आई। जब भांडुप की घटना बनी थी तब फायर ऑडिट की हमने मांग की थी। महाराष्ट्र की सरकार
इस तरह से कब तक जो पेशेंट है उनको मौत के मुंह में धकेलती रहेगी। एक तरफ सूबे के मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ राज्य के लोग अस्पतालों की लापरवाही से मौत के मुंह में समा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते कुछ महीनों में हॉस्पिटल हादसे के आंकड़े देखें तो भांडुप कोविड अस्पताल में आग से 11 लोगों की मौत हुई। नागपुर हादसे में 4 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। नासिक ऑक्सीजन दुर्घटना में 29 जाने गई, जबकि अंबाजोगाई में ऑक्सीजन कमी से 6 लोगों की मौत की खबर मिली। अब विरार आग हादसे में 13 जिंदगियां खत्म हो गई। आग लगने के कारण क्या हैं? ये जो शव जिनकी मौत हुई है 14 लोग, वो झुलसने से मरे हैं या फिर वो ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं? ऐसे तमाम वो पहलू होंगे जो अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होंगे। इसको लेकर विधिवत तौर पर सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन मैं महाराष्ट्र की बीते दिनों की बात करूं तो 60 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर कभी आग लगने की वजह से या कभी दूसरे कारणों की वजह से अपनी ज़िंदगी खोई है। सरकार लगातार इस तरह के मैटर्स जब भी सामने आते हैं वो जांच का भरोसा दिलाती है, लेकिन मौतों का आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है, इस सवाल अभी भी अपना जवाब तलाश रहा है। कैमरा पर्सन शंकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। देश पर संकट बड़ा है, लोगों में तनाव है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो उम्मीदें बंधाती हैं। आइए देखते हैं संकट काल में कुछ अच्छी खबरें। देश के कई राज्यों में जारी ऑक्सीजन के संकट के बीच अब भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना के विमान अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के कंटेनर्स पहुंचा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन सप्लाई के मिशन में तेजी के साथ साथ हालात को भी संभाला जा सके। और इसी के साथ वायुसेना के C-17 और IL-76 विमानों ने देश भर में अपनी ऑक्सीजन की सेवा शुरुआत कर दी है। ये विमान कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई एक शहर से दूसरे शहर में की जा सके। एक और अच्छी खबर यह है कि दवा कंपनी जाइडस कैडिला की विराफिन इंजेक्शन को कोरोना के वयस्क मरीजों पर इस्तेमाल का इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने यह मंजूरी दे दी है। इससे पहले जाइडस कैडिला ने दावा किया था कि क्लिनिकल ट्रायल्स में विराफिन इंजेक्शन, याद रखिए ये वैक्सीन नहीं है बल्कि ये एक इंजेक्शन है, दवाई है, 91% तक असरदार साबित होने का इसको दावा किया जा रहा है। इसकी वजह से ऑक्सीजन चढ़ाने की जरूरत भी कम हुई है। जाइडस कैडिला का कहना है कि उसने कोविड-19 इन्फेक्टेड मरीजों पर पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B विराफिन दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया था। एक और अच्छी खबर यह है, राहत वाली खबर यह है कि कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन काफी कारगर है। यह एक बार फिर से साबित करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ब्रिटेन में हुए एक स्टडी में पता चला है कि अगर किसी ने एस्ट्राजेनेका या फाइजर की वैक्सीन सिंगल डोज ली है उसमें भी कोरोना वायरस से 65% तक सुरक्षा मिल जाती है। स्टडी से पता चलता है कि सिंगल डोज भी यंग के साथ साथ जो बुजुर्ग लोग हैं उन पर कारगर है। लेकिन स्टडी में यह भी चेतावनी दी गई है कि जिन्हें वैक्सीन जिन्होंने लगवा दी है वो कोरोना वायरस के कैरियर बन सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि वो भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन सिंगल डोज भी बहुत हद तक कोरोना को काबू रखने में आपकी मदद कर सकती है, इसलिए ये अच्छी खबर। एक और अच्छी खबर यह है कि देश में मौजूद कोरोना वैक्सीन कोरोना के डबल हो या ट्रिपल म्यूटेंट हो, दोनों पर कारगर है। जी हां, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स के डायरेक्टर सौमित्रा दास के मुताबिक मौजूदा वैक्सीन इनके खिलाफ भी पूरी तरह से कारगर है। दास के मुताबिक डबल और ट्रिपल म्यूटेंट एक ही हैं और इनके खिलाफ वैक्सीन जो आप ले रहे हैं कोविशील्ड या कोवैक्सीन वो पूरी तरह से काम कर रही है। चलिए, अच्छी और उम्मीद भरी खबरों के बाद अब जरा बाजार का रुख कर लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन घरेलू बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। दिन भर बाजार पर बिकवाली का दबाव बना रहा। कोरोना की बेकाबू रफ्तार बाजार पर हावी नजर आ रही है। ऊपरी स्तरों पर लगातार मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हालांकि बाजार की नजरें मार्च तिमाही में कंपनियों के नतीजों पर भी हैं, लेकिन अभी बाजार सिर्फ कोरोना के नंबर पर ही रिएक्ट कर रहा है।
आज कारोबार के अंत में सेंसेक्स 202 अंक फिसलकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 65 अंक फिसलकर बंद हुआ। आइए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से हिंसा की आग में जल रहा है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तोड़फोड़, पुलिस थानों पर गोलीबारी की घटनाएं जारी हैं। पाकिस्तान की धार्मिक पार्टी तहरीके लब्बैक फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन कर रही है। अब इस मुहिम को उग्रवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान का भी समर्थन मिल गया है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सेना से जुड़े कई अधिकारियों कर्मचारियों ने भी टीएलपी के प्रति सहानुभूति जाहिर की। भारत के दो करीबी देशों से अहम अपडेट्स आ रहे हैं। यूएई ने भारत से उड़ानों पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी है। यह रोक 24 अप्रैल से शुरू होगी। इस ट्रैवल बैन की 10 दिन बाद समीक्षा की जाएगी। नेपाल में भी कोविड-19 का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर विश्व प्रसिद्ध भगवान शिव के मंदिर पशुपतिनाथ को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। इस परिसर में मौजूद अन्य परिसर भी अगले आदेश तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। और आइए अब देखते हैं स्पोर्ट्स 360। बात आईपीएल की। आईपीएल के 17वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने हैं। यह मैच चेन्नई में हो रहा है। मुंबई की टीम 4 मैचों से 4 अंक लेकर पॉइंट टेबल पर चौथे स्थान पर है। वहीं पंजाब की टीम 4 मैचों में 2 अंकों के साथ 8वें यानी कि आखिरी पायदान पर है। इस टीम के बीच दोनों टीमों के बीच पिछले मुकाबले में 2 सुपर ओवर की नौबत भी आई थी, जिसे आखिरकार पंजाब ने जीता था। आईपीएल में 4 में से 3 मैच गंवा चुकी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को बड़ा झटका लगा है। यॉर्कर फेंकने में माहिर टीम के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर टी नटराजन घुटने की चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। नटराजन को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ही घुटने की चोट लग गई थी। आईपीएल के दौरान चोट बढ़ गई है। फ्रेंचाइजी ने अब तक नटराजन के रिप्लेसमेंट की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन तमिलनाडु के रहने वाले फास्ट बॉलर अब पूरे सीजन नहीं खेल पाएंगे आईपीएल। पोलैंड में संपन्न हुई यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 7 बॉक्सर्स ने गोल्ड मेडल जीता है। पहली बार भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। इससे पहले गुवाहाटी में 2017 में यूथ विश्व चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीते थे। वहीं भारतीय बॉक्सर्स ने पहली बार 11 मेडल जीते हैं, जिनमें 7 गोल्ड के अलावा एक सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में भारतीय बॉक्सर सफल हुए। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय बॉक्सर्स की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। और बात मनोरंजन जगत की कर लेते हैं तो अच्छी खबर नहीं आ रही है। 90 के दशक की बेजोड़ संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण राठौर का कोरोना महामारी के चलते निधन हो गया है। वो कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। संगीत जगत के लिए बहुत बुरी खबर रही। श्रवण के निधन पर बॉलीवुड के कई कलाकारों ने दुख और शोक जाहिर किया है। इसके अलावा कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भावभीनी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक और लॉस हुआ है। थिएटर, बॉलीवुड और टीवी अभिनेता अमित मिस्त्री का हार्ट अटैक से मुंबई में निधन हो गया। इंडियन फिल्म टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। अमित ने क्या कहना, यमला पगला दीवाना, अ जेंटलमैन जैसी फिल्मों में काम किया था। इसके अलावा उन्हें टीवी पर 7 फेरों की हेरा फेरी, दफा 420, तेनालीरामा और मैडम सर जैसे सीरियल्स में भी देखा गया। पिछले साल रिलीज हुई वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स में उन्होंने अहम और शानदार किरदार निभाया था। सोशल मीडिया पर सितारे लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन दिल्ली के एक अस्पताल के लिए मुंबई से कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को इंतजाम उन्होंने करवाया था। हालांकि उनके पास इन्हें भेजने का साधन नहीं था, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से मदद की गुहार लगवाई। करीब 1.5 घंटे बाद सुष्मिता ने एक दूसरी पोस्ट कर बताया कि दिल्ली के उस अस्पताल की ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई।